हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक और नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स देख चुके हैं। एक बार क्विकली उनको देख लेते हैं। ऐसे 200 सीरीज़ हमने शुरू की थी। ऐसे 200 था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, देन 210 210 एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, 220 क्वालिटी कंट्रोल, 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 240 ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को लेके, 250 ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड रेगुलेशन को लेके, 260 कम्युनिकेशन विद दो चार्ज विद गवर्नेंस, 265 इसी का एक अगला पार्ट था कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू दो चार्ज विद गवर्नेंस, एंड 299 जॉइंट ऑडिटर। देन ऐसे 300 सीरीज ऑडिट प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट के लिए था। तो ये कुछ ऐसे पढ़े थे हमने 300, जिसमें प्लानिंग की बात की थी। फिर अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का असेसमेंट करना, मटेरियलिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इवेल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। फिर 500 सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, इसमें बहुत स्कोप है क्वेश्चंस पूछने के। तो सबसे पहला ऐसे था ऐसे 500 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जिसमें हमने दो बातें पढ़ी थी, ऑडिट एविडेंसेस एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। फिर 510 5 10 20 30 40 50 यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप हर दिन कम से कम 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स किसको दीजिए, रिवीजन को दीजिए। जो भी हमने क्लास में पढ़ा है उसको सिर्फ 15 मिनट के लिए रिवीजन कीजिए। दूसरा, मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की इम्पोर्टेंस कई बार बता चुका हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि इतना डीप में पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं। तो मेरी बात सुनिए, हम लोग सिर्फ रेलेवेंट पार्ट पढ़ रहे हैं। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये ज़रूर लिखा हुआ है कि ये चीज़ पूछी जाएगी। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़ रहे हैं हर ऐसे के अंदर। एक तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और दूसरा ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, एंड साथ में एक रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्विकली, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, और ये तीनों ही चीज़ें एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक हैं। तो यहाँ तक जितने भी एसेस पढ़े, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सारे रिवाइज करोगे। अगर 15 मिनट, तो आप क्विकली क्या कर पाओगे, इन तीनों चीज़ों को रिमेंबर कर पाओगे, याद कर पाओगे। नेक्स्ट चीज़, अगर आप पढ़ भी नहीं रहे हो तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एक मैराथन क्लास रखेंगे जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्या किए जाएंगे, वापस से रिवाइज किए जाएंगे। बट अगेन मैं कहूँगा 15 मिनट्स इज़ मस्ट। एग्ज़ाम अब आ चुके हैं, तो कोई अब ज़्यादा समय बचा नहीं है इस चीज़ को लेके। तो अगर आज से ही आप शुरू करते हो तो भी आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की रेस में लगे रहोगे। चलिए, ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट को लेके ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं क्विकली आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम टाइम लाइन बनाएं, तो इस टाइम लाइन के अंदर ये मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 है, ये आपका आ गया 31 मार्च 2021। इसको हम बोलते हैं एक फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या बनाए गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए। किसके द्वारा, बाय मैनेजमेंट। तो जब मैनेजमेंट इसको तैयार करता है तो मैनेजमेंट क्या करेगा, ये तैयार करके देगा किसको, ऑडिटर को। और ऑडिटर क्या करेगा, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करेगा। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये किस डेट तक के हैं, 31 मार्च 2021 के बाद के हैं। लेकिन क्या इसके अगले ही दिन 1 अप्रैल 2021 के दिन ये सारे काम हो जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनना, ऑडिट का हो जाना? क्या एक ही दिन में सारा काम हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं। तो इसके बाद एक लंबा समय लगता है इन चीज़ों के अंदर। और मान लीजिए 1 अप्रैल से कार्रवाई शुरू हुई, अप्रैल मई जून में कहीं जाके मई तक जाते क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1-2 महीने में तैयार किए।
और ऑडिटर भी ऑडिट शुरू करेगा, और करते करते 1 महीना और लग गया, तो कहीं जाके जून के अंदर, जुलाई के अंदर क्या होगा, एजीएम के लिए बुलाया जाएगा और ऑडिटर अपनी क्या देगा, रिपोर्ट देगा। तो अब ये जो इस टाइम पीरियड में जो भी इवेंट हो रहे हैं वो सारे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीएनएल और बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, चाहे डिस्क्लोजर के रूप में हो, चाहे कोई अमाउंट के रूप में हो, या कोई प्रेजेंटेशन के रूप में हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, जो कहाँ तक हुई है, 31 मार्च तक। लेकिन ये ऐसे कहता है कि इसके बाद भी अगर कोई इवेंट होता है इस डेट के बाद में, तो उसको लेके ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, और इन इवेंट को बोलते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब ही होता है जो बाद में होते हैं इवेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब बाद में होना, किसके बाद में, ये ईयर ख़त्म होने के बाद में। तो सबसे पहले हमें जानना है क्या, कि सब्सिक्वेंट इवेंट होते क्या हैं, फिर दूसरी बात पढ़ेंगे कि ऑडिटर की उसको लेके क्या जिम्मेदारी है। 2 ही बातें पढ़नी है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है, एक इसके ऊपर एएस भी है, आपको पता हो तो, एक एएस भी है, आप ही बताइए कौन सा एएस है वो, जो इसी तरह की बात करता है, बैलेंस शीट के बाद की इवेंट की। ठीक है, सबसे पहला डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज सब्सिक्वेंट इवेंट। इवेंट्स अकरिंग किसके बीच में, बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। इवेंट एक तो वो जो कहाँ से कहाँ तक अकर हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट तक। ठीक है, दूसरी चीज, फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। दूसरे कुछ फैक्ट जो कब हो रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट के बाद में पता चल रहे हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट। अगर हम अपनी टाइमलाइन पे चलें वापस और देखें तो कुछ इस तरीके से हम इसको समझेंगे, देखिएगा ध्यान से। ये है 31 मार्च, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, क्लोज हुआ। यहाँ से लेके और मान लीजिए ये 30 जून है, जिस दिन ऑडिटर अपनी क्या दे रहा है, रिपोर्ट दे रहा है। पहले इवेंट तो कौन से, जो इन 2 डेट के बीच में आ रहे हैं। कौन सी 2 डेट के बीच में, इन 2 डेट के बीच में आकर हो रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सारे क्या हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट। सेकंड, वो फैक्ट जो ऑडिटर को पता चल रहे हैं, किसके बाद में, ऑडिटर की रिपोर्ट के बाद में, मतलब यहाँ पे, वो भी क्या कहलाते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट। अब जाहिर सी बात है, आपका एक मन में सवाल आएगा, ऐसे तो ऑडिटर कब तक ध्यान रखेगा, क्या जीवन भर ध्यान रखना है उसको, ऑडिट रिपोर्ट दे दी उसके बाद फ्री। तो वो हम इसी ऐसे के अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि जो फैक्ट बाद में पता चल रहे हैं उनके लिए ऑडिटर की बहुत ही लिमिटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ही लिमिटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कोई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई आपको, सब्सिक्वेंट इवेंट होते क्या हैं। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है बताओ, एंड ऑफ द लेटेस्ट पीरियड, जो 31 मार्च जो भी होता है वो। डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंप्राइज that have been prepared and recognized authority have asserted that they have taken responsibility। मतलब जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कर रहा है। अप्रूव करने का मतलब एग्री कर रहा है कि ये हम हमारी तरफ से पूरे तैयार है और हम इसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं। ऑडिटर की रिपोर्ट का डेट क्या होती है बताओ, डेट द रिपोर्ट इन द फाइनेंशियल इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 700 हम पढ़ेंगे, उसमें ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या लिखता है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक डेट लिखता है, वो डेट क्या कहलाती है, ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सब्सिक्वेंट इवेंट तो समझ लिया, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इन सब्सिक्वेंट इवेंट को लेके ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि ये इवेंट खास है। क्यों खास है? क्योंकि ये हो रहे हैं बैलेंस शीट डेट के बाद में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद में। देखिए, टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence about whether the events occurring between the date of financial statement and date of auditor's report, मतलब पहला पॉइंट सब्सिक्वेंट इवेंट का जो पहला पॉइंट है ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके ऑडिटर की रिपोर्ट तक की डेट के इवेंट, उनके लिए क्या ऑब्टेन करना है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। ठीक है, आगे दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट, ऐसे इवेंट जो एडजस्टमेंट रिक्वायर करते हो या डिस्क्लोजर रिक्वायर करते हो, किसमें? इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला इस ऐसे ने? क्या बोला बताओ? पहली कैटेगरी के इवेंट कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट तक जो इवेंट्स क्या सारे इवेंट्स? नहीं। कौन से इवेंट? सब देखिएगा। दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट, ऐसे इवेंट जो रिक्वायर करते हो क्या? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब किसी तरह का परिवर्तन, या डिस्क्लोजर, किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बात समझ आई? एडजस्टमेंट का मतलब कोई प्रोविजन बनाया, कोई लायबिलिटी, कोई कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाई, लेकिन इस डेट के बीच में वो कंटीजेंट लायबिलिटी चेंज होकर प्रोविजन में बन गया या अमाउंट चेंज हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा या कुछ डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, कोई नया लिटिगेशन, कोई क्लेम, कोई कंटीजेंट लायबिलिटी, कोई ऐसा रिमोट पॉसिबिलिटी थी जिसकी पहले होने की, कोई क्लेम अराइज होने की, लेकिन अब उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो ऐसे जो सारे इवेंट है उनको अप्रोप्रिएटली मतलब सही तरीके से, जैसी भी रिक्वायरमेंट थी एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर की, अप्रोप्रिएटली वैसा ट्रीटमेंट किया गया है या नहीं, वो कर दिया गया है या नहीं, इस बात का क्या ऑब्टेन करना है? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और जब हम कहते हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब ऑडिटर को वो सारे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे जो एक नॉर्मल आइटम जो बैलेंस शीट की डेट से पहले होता और उसके लिए हम करते, वो सारी गतिविधियां ऑडिटर को इनके लिए भी करनी पड़ेगी। बात समझ आई? आ गई? ओके, पहला क्लियर। सेकंड पढ़िए। दूसरा, सेकंड में क्या दे रखा है? रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। रेस्पॉन्ड कीजिए, जवाब दीजिए अप्रोप्रिएटली, सही तरीके से। किसको? वो सारे फैक्ट जो ऑडिटर को पता चले हैं, किसके बाद में? ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट के बाद में। दैट हैड दे बीन नोन टू द ऑडिटर एट द डेट दे मे हैव कॉज्ड द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये बात बड़ी गहरी बोली इन्होंने। देखिए, दो तरह के इवेंट थे, भूलिएगा मत। पहला तो क्लियर हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक। दूसरा, वो फैक्ट जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद में पता चल रहे हैं, तो उनके लिए बोला गया, मतलब इस ऑडिटर की रिपोर्ट जो है ना, इसके बाद के जितने इवेंट हैं, इवेंट नहीं फैक्ट, इसके बाद के फैक्ट, तो उसके लिए क्या बोला गया है? वो फैक्ट जो कब पता चल रहे हैं? आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट। इनके लिए बोला गया कि अगर ये फैक्ट ऑडिटर को पहले पता चलता तो ऑडिटर क्या करता? अपनी रिपोर्ट जो था, जो ओपिनियन उसने दिया, वो अमेंड करता। वो अमेंड इस तरीके से करता
कि अब जो उसने ओपिनियन दिया है आज की डेट में वो नहीं रहता, कुछ और होता। अगर उसे ये फैक्ट पहले पता चल जाता, मतलब ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दी, उसके बाद उसको पता चला कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रही, एंटिटी की गोइंग कंसर्न पे खतरा है, ये फैक्ट उसको बाद में पता चला, तो अब अगर ये पहले पता होता उसको ऑडिटर को, तो बताओ क्या ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू देता? नहीं, वो रिपोर्ट मॉडिफाई करता या रिपोर्ट के अंदर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा देता। क्या होते हैं हम पढ़ेंगे कब मॉडिफाई होती है। तो अगर कोई भी ऐसा फैक्ट जो भले ही ऑडिट रिपोर्ट के बाद में पता चल रहा है, लेकिन अगर वो ऐसा फैक्ट है जो ऑडिटर को पहले पता होता, तो ऑडिटर क्या करता? रिपोर्ट को अमेंड करता। तो ऐसे फैक्ट को ऑडिटर को क्या करना है? रेस्पॉन्ड करना है अप्रोप्रिएटली। अब ध्यान देखिए, यहाँ फ़र्क देखिए, यहाँ हमने क्या देखा था, इनके लिए ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। क्या यहाँ ये शब्द यूज लिया है? नहीं, यहाँ सिर्फ दिया है अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड, मतलब ऑडिटर को कहा कि आप अपने स्व विवेक से, प्रोफेशनल जजमेंट से उसको अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड कीजिए। ऑडिटर को लगता है कि नहीं ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है, तो आप चाहे तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो। ये कह सकते हो मैनेजमेंट को कि नहीं, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या करने होंगे? विड्रॉ करके रिवाइज करने होंगे। तो वो उसको जैसा ठीक लगे, उसको लगता है कोई बड़ा फैक्ट नहीं है तो वो वैसे भी जाने दे सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके लिए क्या पूरी तरह वो जिम्मेदार है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कोई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करता है। उसके लिए बहुत ही लिमिटेड लाइबिलिटी है, सीमित जिम्मेदारी है। बात समझ आई? आ गई? ओके। अब ये प्रोसीजर क्या है, ये आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा कि रिस्क असेसमेंट, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से पूछ लीजिए कि कोई ऐसे इवेंट हो जिसने एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, वो प्रॉपरली आपने एडजस्ट या डिस्क्लोज किए या नहीं। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, आप पढ़िए। फैक्ट विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इश्यूड। ऐसे फैक्ट जो पता चले ऑडिटर को कब? ऑडिटर की रिपोर्ट के बाद में, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब तक इश्यू नहीं हुए हैं, मतलब रिपोर्ट लेके अभी एजीएम में रखे जाएंगे, फिर शेयर होल्डर्स को इश्यू किए जाएंगे। बताओ क्या करना है? तो हमने पहले ही पढ़ा, ऑडिटर हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर। सिर्फ उसको क्या बोला है? रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं उनके लिए, फैक्ट्स के लिए? नहीं। तो क्या आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है? नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, ऑडिटर क्या कर सकता है? मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकता है, और अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो बात कर सकता है। ठीक है, और उन मैनेजमेंट से ही पूछ लेगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे इस इश्यू को। ठीक है, इफ मैनेजमेंट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मैनेजमेंट कहता है हम अमेंड करेंगे, तो ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट क्या करेगा? अमेंड कर देगा। ठीक है, बात समझ आई? ये था ऐसे 560। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो बातें। सब्सिक्वेंट इवेंट होते क्या है? दो तरह की चीज़ें। एक तो इवेंट, सब में भी फ़र्क है। देखिए, पहले वाले को हम इवेंट कह रहे हैं, फर्स्ट वाले को हम क्या कह रहे हैं? इवेंट्स कह रहे हैं। सेकंड वाले को क्या कह रहे हैं? फैक्ट्स कह रहे हैं। फर्स्ट के लिए क्या करना है? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। सेकंड के लिए क्या करना है? टू रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। आपने अजम्पशन पढ़ी होगी, अकाउंटिंग अजम्पशन होती है बेसिक। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? एंटिटी जो है वो नियर फ्यूचर के अंदर, आने वाले निकट भविष्य में न तो बंद होने की संभावना है, ना इरादा रखती है, मतलब वो चलती ही जाएगी कंपनी। और इसी आधार पे क्या बनते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। देखिए, एक फ़र्क पड़ जाता है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपने वैसे पढ़ी होगी, मैं क्यों बता रहा हूँ, लेकिन ये जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन होती है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? कोई बता सकता है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मान लो गोइंग कंसर्न नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। क्या होगा? देखिए, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन सही है, मतलब हमें लग रहा है एंटिटी चल रही है, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली बनाएंगे। किस पे? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो हम सब रियलाइजेबल वैल्यू पे लेके आ जाएंगे, हम ये मानते हुए, क्योंकि आगे तो चलनी नहीं है कंपनी, तो अब ज़्यादा वैल्यू पे दिखाने का मतलब नहीं है, अब तो ये सब बिकने वाला है। तो आज की डेट में ये जितने में बिक सकता है, जो रियलाइज़ होगा असेट से,
लाइबिलिटी से, उस वैल्यू पे आप क्या करोगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करोगे। बात समझ आई। हिस्टोरिकल कॉस्ट तो क्या होती है, जैसे एसेट 10 लाख में परचेज किया माइनस डेप्रिसिएशन और आज 7 लाख में दिख रहा है, लेकिन आज उसको मार्केट में बेचने जाए तो हो सकता है 2 लाख में ही बिके वो, लेकिन बुक्स में 7 में आ रहा है, तो ये 7 पे ही चलेगा अगर गोइंग कंसर्न है तो। लेकिन गोइंग कंसर्न नहीं है तो हमें उसे रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाना है। क्यों? क्योंकि अब इसको 7 पे दिखाने का कोई तर्क नहीं है। अब अगर 7 पे दिखाते हैं तो आप शेयर होल्डर्स को क्या कर रहे हो, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हो। शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि आज हमारी कंपनी बंद होने जा रही है और इसकी वैल्यू सिर्फ हमसे 2 लाख ही इससे मिलने वाले हैं, तभी तो ट्रू एंड फेयर व्यू होगा। तो ये फ़र्क पड़ता है किसका, गोइंग कंसर्न अजम्पशन का। अब ऑडिटर को भी ये देखना ज़रूरी है कि जो कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। अब अच्छा, एक और सवाल का जवाब दे दो, गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो हो रही है या नहीं। कंपनी गोइंग कंसर्न है और उसके आधार पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है, ऑडिटर की? नहीं, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। किसकी? मैनेजमेंट की। लेकिन ऑडिटर को ये देखना होता है कि ये जो मैनेजमेंट अपना गोइंग कंसर्न अजम्पशन ले रहा है ये सही तो है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ी अनसर्टेनिटी है, कोई बड़ा ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न खतरे में आ सकती है और मैनेजमेंट उसको दिखा नहीं रहा है। बात समझ आई? आ गई। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? The enterprise is normally viewed as a going concern that is continuing in operation in foreseeable future. निकट भविष्य में वो कंटिन्यू रहेगी। It has neither the intention nor the necessity, ना तो उसका इरादा है ना ज़रूरत है उसको लिक्विडेशन की, या curtailing materially the scale of operation, या पूरी बंद नहीं करके मटेरियली बड़े बड़ी चीज़ें ऑपरेशन बंद करने का कोई इरादा नहीं है। और जो जनरल पर्पज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं जो जनरली सारे स्टेक होल्डर्स के लिए होते हैं वो गोइंग कंसर्न पे ही बनाए जाते हैं। ओके, ठीक है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव सबसे इम्पॉर्टेंट हमें तो यही देखना है कि ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये शब्द आते ही बात क्लियर हो गई होगी कि ऑडिटर की पूरी जिम्मेदारी है कि उसको क्या ऑब्टेन करने हैं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। किसके बारे में? अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। मैनेजमेंट जो यूज़ कर रहा है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, क्या वो सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच के उसको मान रहा है कि चलेगी, लेकिन एक्चुअल में वो चलने वाली नहीं है। तो जो अजम्पशन ली है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। दूसरा ये देखना है वेदर अ मटेरियल अनसर्टेनिटी। मटेरियल अनसर्टेनिटी का मतलब, मटेरियल का मतलब कोई बड़ी इंपॉर्टेंट, अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता। कोई बड़ी अनिश्चितता तो नहीं है, मतलब कोई ऐसा इवेंट जिसकी वजह से हो सकता है कंपनी को बंद करना पड़े, कंपनी के बड़ी सारे बिजनेस बंद करना पड़ जाए, तो कोई ऐसी अनसर्टेनिटी अनिश्चितता तो नहीं है। वेदर अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट related to event or condition that may cast significant doubt over the entity's ability to continue as going concern। कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसी अनसर्टेनिटी जो डाउट करती हो किसके ऊपर, एंटिटी की कैपेसिटी के ऊपर कि वो गोइंग कंसर्न रहेगी या नहीं। बात समझ आई? दो जिम्मेदारी है ऑडिटर की। पहली जिम्मेदारी क्या, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है वो क्या है, अप्रोप्रिएट है या नहीं, यस और नो। सेकेंड, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी, किसको लेके, कोई इवेंट ऐसा, कोई ऐसी कंडीशन। अब इवेंट और कंडीशन क्या हो सकता है बताओ, क्या इवेंट हो सकता है? कंपनी के कहीं बड़ी सारी आग लग गई, बड़ा सारा नुकसान हो गया, उसका इंश्योरेंस भी नहीं था। या कंडीशन क्या हो सकता है, कोई कंपनी के ऊपर बड़ा सारा क्लेम आया हुआ है, कंपनी का जो बिजनेस है उसका कॉपीराइट या कोई ऐसा जिससे प्रोडक्ट बनता है उसी के ऊपर दवाई बनाती है कोरोना वायरस की, और अब उसी को किसी ने चैलेंज कर दिया, तो कोई ऐसी कंडीशन या कोई इवेंट
जो क्या करता हो, डाउट करवाता हो किसके ऊपर, गोइंग कंसर्न अजम्पशन के ऊपर, तो ऑडिटर को उसको भी देखना है। पहला तो देखना अप्रोप्रिएट है या नहीं, सही है या नहीं। अब सही है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे अगर सही नहीं है तब तो बात ही ख़त्म होगी। सही है तो फिर ये देखना है कि चलो ये सही तो है लेकिन कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है। ओके, तीसरी चीज़ कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। ऑडिटर को क्या करना है, कंक्लूड करना है और रिपोर्ट में इस चीज़ को लेना है। देखिए ज़रा समझिए, फर्स्ट केस देखें। ऑडिटर जो है वो कंक्लूड करता है क्या, कि जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है वो तो अप्रोप्रिएट है, वो तो क्या है, अप्रोप्रिएट है, सही है, लेकिन एक मटेरियल अनसर्टेनिटी क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। कोई इवेंट या कोई कंडीशन ऐसी है जिससे डाउट हो रहा है, बाकी सही है, गोइंग कंसर्न तो सही है। तो बताइए अब इसमें क्या होगा, ऑडिटर क्या करेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब क्लीन रिपोर्ट देगा या अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा। आंसर्स प्लीज। ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, क्लीन रिपोर्ट देगा या मॉडिफाई करेगा, बताएं। मैं बताता हूं। देखिए अब ऐसी कंडीशन है जहां गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो क्या है, अप्रोप्रिएट है, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी है। तो ऑडिटर चाहेगा, क्या चाहेगा ऑडिटर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो, इस बात का अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर हो, मतलब मैनेजमेंट बताए शेयर होल्डर्स को उस किसके बारे में, उस अनसर्टेनिटी के बारे में। अगर वो बता देता है मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जैसा ऑडिटर चाहता है कि इसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया जाए, अगर ऐसा कर देता है, यस मैनेजमेंट दिखा देता है या नहीं दिखा देता है, तब तो ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके भाई, ऑडिटर यही तो चाहता है कि अगर इनअप्रोप्रिएट है तो आप बात ही खत्म हो गई, एक अलग मुद्दा हो गया। अप्रोप्रिएट है और अनसर्टेनिटी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यूज़र्स को बताइए, शेयर होल्डर्स को। अगर आप बता रहे हो तो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, कुछ भी छुपा नहीं रहा है। लेकिन अगर नहीं बता रहा है तो क्या कीजिए, मॉडिफाई कीजिए रिपोर्ट को। बात समझ आई। दूसरा, ऑडिटर कंक्लूड करता है कि जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है वही क्या है, इनअप्रोप्रिएट है, सही नहीं है। अब बताओ क्या करेगा ऑडिटर, बताइए। ट्रू एंड फेयर व्यू या मॉडिफाइड देनी ही पड़ेगी इसमें। फिर से हम पूछेंगे ऑडिटर क्या चाहता है, ऑडिटर क्या चाहता है, बताओ क्या चाहता है ऑडिटर। ऑडिटर चाहेगा कि जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस बेसिस पे बने, लिक्विडेशन बेसिस पे बने। किस पे बने, लिक्विडेशन बेसिस पे, मतलब रियलाइजेबल वैल्यू पे बने, ऐसा मानते हुए कि बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। अब अगर मैनेजमेंट लिक्विडेशन पे बनाता है या नहीं बनाता, अगर नहीं बनाता तब तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, तब तो एडवर्स रिपोर्ट देंगे कि भाई बिल्कुल ही गलत है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही सही नहीं है और ये तो अभी भी गोइंग कंसर्न के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ये एडवर्स रिपोर्ट देगा। यहाँ क्या होगा बताइए, इनअप्रोप्रिएट है, उन्होंने कहा ठीक है हम लिक्विडेशन पे बना देते हैं, लेकिन आप रिपोर्ट तो क्या दोगे, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो यही कहता है कि भाई लिक्विडे अगर गोइंग कंसर्न नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, ये अगर नहीं है तो आप लिक्विडेशन पे बनाइए, और इन्होंने बना दिया तो ऑडिटर क्या देगा, ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब क्लीन रिपोर्ट देगा। लेकिन साथ में क्या सिर्फ क्लीन रिपोर्ट देख के वो छोड़ देगा, शेयर होल्डर्स को थोड़ा ही पता चलेगा कि ये लिक्विडेशन पे है या किस बेसिस पे। तो वो अपनी रिपोर्ट में एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा करके एक हेडिंग होती है जिसमें वो एम्फेसिस करता है, जोर देता है किसी मुद्दे पे, शेयर होल्डर्स का ध्यान आकर्षित करना चाहता है किसी मुद्दे पे, वो सारे मुद्दे इस हेडिंग में लिखता है। तो वो अपनी इस हेडिंग के अंदर लिखेगा कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लिक्विडेशन पे बनाए गए हैं क्योंकि गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है,
कंपनी अब गोइंग कंसर्न नहीं रही। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा उसको। साथ में वो ये भी बताएगा कि हम इसके लिए रिपोर्ट को मॉडिफाई या एडवर्स नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, जो भी एफआरएफ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इन्होंने लिक्विडेशन पे ही बनाए, लेकिन फिर भी हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। बात समझ आ गई? ओके, दो ही रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट तो क्या, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना, किसके बारे में, कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है या नहीं, सही है या नहीं। दूसरा, सही है तो कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है। वो क्या हो सकती है अनसर्टेनिटी, कोई इवेंट हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकती है। ओके, ठीक है। चलिए, लास्ट ऐसे ऑफ 500 सीरीज, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। नाम से ही पता चल रहा है ऑडिटर क्या ले रहा है, रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन ले रहा है। किससे? मैनेजमेंट से। किस बात को लेके? जो भी ऑडिटर चाहता है उसको लेके ले सकता है। ये एक तरीके से ऑडिटर के लिए क्या है, ऑडिट एविडेंस है जो सपोर्टिंग रोल में काम करता है। ऑडिटर किसी चीज़ को लेके संतुष्ट नहीं है तो उसने मैनेजमेंट से और पूछ लिया। जैसे इससे पिछला ही जो ऐसे था रिलेटेड पार्टी का, सब्सिक्वेंट इवेंट का, उसमें हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट से ही पूछते हैं कि आप ही बताइए रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं, या सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए पूछते हैं कि कौन कौन से सब्सिक्वेंट इवेंट है, क्या आपने उसको प्रॉपरली एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर जो रिक्वायर्ड था, उस ऐसे में हमने पढ़ा था दो तरह के इवेंट होते हैं, एक जो एडजस्टमेंट रिक्वायर करते हैं या डिस्क्लोजर, आपने वो किए या नहीं। ये ऑडिटर किससे पूछता है? मैनेजमेंट से ही पूछता है। तो ये क्या कहलाता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। पढ़ते हैं मीनिंग, अ रिटर्न स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू ऑडिटर कन्फर्म सर्टेन मैटर, या किसी मैटर को कन्फर्म करने के लिए, और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, या किसी दूसरे एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डू नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहने का मतलब जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है, क्या वो भी एक तरीके से रिटर्न में दे रहा है? क्या वो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है? नहीं, वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनके अलावा जो भी चीज़ें वो देता है, या तो किसी मैटर को कंफर्म करने के लिए या एविडेंसेस को सपोर्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है इस ऐसे के अंदर? देखें, टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट दैट मैनेजमेंट बिलीव दैट इट हैज़ फुलफिल्ड। मैनेजमेंट मानता है कि उसने अपनी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट द प्रेमाइज ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। अब कोई अति बुद्धिमान व्यक्ति मेरे को बताएगा कि ऑडिट प्रेमाइज क्या होती है, ऑडिट प्रेमाइज क्या होती है, ये शब्द क्या है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक ऐसे हमने पढ़ा था, ऐसे 210, जो बात करता है प्री कंडीशंस की, पूर्व शर्तें जिनके ऊपर ऑडिट बेस्ड होती है, ये क्या कहलाती है, ऑडिट प्रेमाइज। मतलब ये वो नींव है जिसके ऊपर ऑडिट बेस्ड है। अगर ये नींव सही नहीं है तो ऑडिट भी सही नहीं होगी। हमने देखा था कि अगर प्री कंडीशंस पूरी नहीं हो रही है तो ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस बात का, कि मैनेजमेंट मानता है कि उसने अपनी जो फंडामेंटल सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी थी, क्या वो जो ऑडिट प्रेमाइज प्री कंडीशंस दो तरह की थी। पहला तो क्या था, एफआरएफ एक्सेप्टेबल है, और दूसरा ऑडिटर को वो देगा सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, इंटरनल कंट्रोल्स लगाएगा, याद है? ठीक है। दूसरा, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस इज रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक असर्शन बाय मीन्स ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंट इफ डीम्ड नेसेसरी बाय ऑडिटर, या किसी ऐसे में रिक्वायर्ड है तो। इसके अलावा ऑडिटर जब भी कोई सपोर्ट के लिए, ऑडिट एविडेंस के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है, अगर उस खुद को ठीक लगता है तो, या किसी ऐसे की रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने पढ़ा 550 में, रिलेटेड पार्टी से संबंधित एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना ज़रूरी है, सब्सिक्वेंट इवेंट से जुड़ा हुआ एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना भी ज़रूरी है। और तीसरा, टू रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, क्या मैनेजमेंट ने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी है उसको एज इट इज़ सही मान लेना है? नहीं, उसको भी क्या करना है, अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड
करना है कि क्या उसको कितना हम यूज़ कर सकते हैं, कितना एविडेंस के तौर पे काम ले सकते हैं, कितना भरोसा कर सकते हैं। तो इसी पे एक अगला सवाल, क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपने आप में सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है? क्या सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से किसी ट्रांजैक्शन को आप चेक कर सकते हो? बताइए हाँ या ना। क्या सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है? तो जवाब है नहीं, नहीं और नहीं। दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन। वो अपने आप में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे सकते। दूसरा, फैक्ट दैट मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डज नॉट अफेक्ट द नेचर एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस दैट ऑडिटर ऑब्टेन टू फुलफिलमेंट ऑफ मैनेजमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया और मैनेजमेंट ने रिलायबल है, मैनेजमेंट भरोसेमंद है, इस बात से ऑडिटर के जो दूसरे नेचर टाइमिंग एक्सटेंट है किसके, ऑडिट प्रोसीजर के, क्या ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट वो प्रभावित नहीं होंगे। मतलब सिर्फ इस वजह से कि मैनेजमेंट भरोसेमंद है, रिलायबल है और उसने लिख के दे दिया तो हम बाकी चेकिंग कम कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके। ऑडिटर्स डिस्क्लेमर, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ऑडिटर जो है वो डिस्क्लेमर देगा। डिस्क्लेमर का मतलब होता है ऑडिटर जब कह देता है कि भाई हमें चेकिंग के लिए पर्याप्त चीज़ें नहीं मिली, इसलिए हम कुछ भी ओपिनियन नहीं दे पा रहे। अगर ऑडिटर ये कंक्लूड करता है देयर इज सफिशिएंट डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, ईमानदारी पे ही डाउट है और जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी है वो रिलायबल नहीं है, या मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं रहा है, ऑडिटर मांगने जाता है वो भगा देते हैं, इन दोनों केस के अंदर ऑडिटर क्या कर सकता है, डिस्क्लेमर दे सकता है। ओके। नेक्स्ट ऐसे है ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। जो 600 सीरीज़ है ऐसे की, वो पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है कि जब ऑडिटर किसी और के वर्क को यूज़ कर रहा है तो ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या वो दूसरे का काम एज इट इज़ यूज़ कर सकता है या उसकी भी जिम्मेदारी होगी। अब दूसरे का काम का मतलब, तो यहाँ पे 3 ऐसे है, तीनों अलग अलग बात करते हैं। ऐसे 600 बात करता है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, किसी दूसरे ऑडिटर का वर्क यूज़ करना। ऐसे 610 जो है वो बात करता है इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करना। 620 है ऑडिटर अपने एक्सपर्ट की मदद ले रहा है तो कैसे करेगा। तो एक एक करके देखते हैं। इसमें जो हमारे लिए रेलेवेंट पार्ट है वो एक तो डेफिनेशन है कि अनदर ऑडिटर कौन है, इंटरनल ऑडिटर कौन है, एक्सपर्ट कौन है और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक उसका ओवरव्यू। तो यहाँ अनदर ऑडिटर का मतलब देखिए, 2 तरह के ऑडिटर होते हैं, एक प्रिंसिपल ऑडिटर और एक अदर ऑडिटर या अनदर ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर का मतलब वो ऑडिटर जो हमारी एंटिटी की ऑडिट कर रहा है। जैसे ये ए लिमिटेड है, इसकी ऑडिट चल रही है और मिस्टर राम जो है वो इनकी ऑडिट कर रहे हैं। ये हो गए प्रिंसिपल ऑडिटर, ये हो गए प्रिंसिपल ऑडिटर। ठीक है। अब अनदर ऑडिटर कौन है? अदर ऑडिटर मीन्स द ऑडिटर अदर देन द प्रिंसिपल ऑडिटर विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट विच इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर। मतलब कोई दूसरा ऑडिटर और है यहाँ, मिस्टर श्याम, जो किसी कंपोनेंट की ऑडिट कर रहा है, किसी कंपोनेंट की, किसी ब्रांच की, किसी डिपार्टमेंट की ऑडिट कर रहा है, जो कि पार्ट है किसका, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कौन ऑडिट कर रहा है? ये प्रिंसिपल ऑडिटर। बात समझ आई? एक तो हो गया प्रिंसिपल ऑडिटर जिसकी ड्यूटी है क्या, जो ए लिमिटेड है उसके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट देना। और अनदर ऑडिटर है वो जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आने वाली कोई इन्फॉर्मेशन जो किसी कंपोनेंट या किसी ब्रांच या किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, जिसकी ऑडिट कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अदर ऑडिटर। उसको क्या बोलेंगे? अदर ऑडिटर। बात समझ आई? अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। ए लिमिटेड कंपनी है,
जिसकी ऑडिट एक मिली है राजू को, एक मिली है श्याम को, और दोनों क्या है, साथ काम कर रहे हैं। दोनों को क्या करनी है, रिपोर्ट देनी है। किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। बताइए प्रिंसिपल ऑडिटर कौन सा और अदर ऑडिटर कौन सा, बताएं। तो इस केस के अंदर क्योंकि दोनों का जो एरिया है वो बराबर है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों जॉइंट ऑडिटर है और दोनों ही क्या हैं, प्रिंसिपल ऑडिटर। दोनों में से एक भी अदर ऑडिटर नहीं है। क्या राजू के लिए श्याम अदर ऑडिटर है या श्याम के लिए राजू अदर ऑडिटर है? जी हाँ, नहीं सॉरी, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों ही क्या है, प्रिंसिपल ऑडिटर है, क्योंकि दोनों जॉइंटली ऑडिट कर रहे हैं। अदर ऑडिटर कब होगा, जब ये श्याम क्या करता, किसी एक ब्रांच की ऑडिट कर रहा होता, पूरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं, किसी एक कंपोनेंट के, किसी एक डिपार्टमेंट के ऑडिट कर रहा होता, और इस डिपार्टमेंट, ब्रांच और कंपोनेंट की इन्फॉर्मेशन इस ए लिमिटेड के जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें शामिल है, और जिसके लिए ये राजू जो है वो जिम्मेदार है। तो राजू के लिए श्याम क्या होता, अदर ऑडिटर। बात समझ आई? वापिस पढ़ते हैं। अदर ऑडिटर मीन्स ऑडिटर अदर देन प्रिंसिपल ऑडिटर with the responsibility for reporting on financial information of the component which is included in the financial information audited by the principal auditor। बात समझ आ गई? अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। यही ए लिमिटेड, इसकी इंटरनल ऑडिट हो रही है, किसके द्वारा, किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा, और जिसका नाम है बाबू भाई, ठीक है। और ए लिमिटेड का जो ऑडिटर है वो है अपना राजू। अब बताइए क्या ये बाबू भाई इनके लिए क्या अदर ऑडिटर है या नहीं? बताइए, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इनका स्कोप एकदम अलग है। ये क्या कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, और ये जिस चीज़ की ऑडिट कर रहे हैं क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है? नहीं है। तो कहने का मतलब कोई ब्रांच ऑडिटर, कोई कंपोनेंट का ऑडिटर है, वही क्या कहलाता है, हमेशा अदर ऑडिटर कहलाता है। अब हम देख रहे हैं किसके नज़रिए से, प्रिंसिपल ऑडिटर के नज़रिए से, कि इसको जब इसका वर्क यूज़ करना है, किसका वर्क यूज़ करना है, अदर ऑडिटर का वर्क यूज़ करना है, तो वो क्या क्या सावधानियाँ रखेगा। क्या उस ब्रांच के लिए वो बिल्कुल मुक्त हो जाएगा जिम्मेदारी से? क्या एज इट इज़ उसके ऊपर भरोसा कर ले? तो कैसे करना है देखते हैं। When planning to use the work of other auditor, the principal auditor should consider the professional competence of other auditor। वो देखेगा जो दूसरा ऑडिटर है क्या वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है या नहीं। कहने का मतलब वो ICAI का मेंबर है या नहीं, क्या वो CA है या नहीं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशल असाइनमेंट, इफ़ द अदर ऑडिटर इज नॉट द मेंबर ऑफ ICAI, अगर वो ICAI का मेंबर है तो क्या उसकी कॉम्पिटेंस पे कोई देखना है? तो ये ऐसे बोलता है कि भैया आप भले ही प्रिंसिपल ऑडिटर हो लेकिन दूसरा वाला पर्सन भी क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप उसकी कॉम्पिटेंस पे शक नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, CA नहीं है, तो फिर इस ऑडिटर को क्या देखना होगा कि वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है या नहीं, क्योंकि हम उसके वर्क को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, द प्रिंसिपल ऑडिटर शुड परफॉर्म प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट वर्क ऑफ अदर ऑडिटर इज एडिक्वेट फॉर द प्रिंसिपल ऑडिटर पर्पज। वो ये देखेगा कि जो अदर ऑडिटर है उसने जो वर्क परफॉर्म किया है क्या वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। अप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त है या नहीं, क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं। यूज़ करने का मतलब इस अदर ऑडिटर ने जो अपनी रिपोर्ट दी होगी, जो उसने चेकिंग की होगी, क्या हम उसके आधार पे अपना कंक्लूजन क्या उसको हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। कुछ रिक्वायरमेंट है, आप चाहो तो देख सकते हो।
वो उसकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग देखेगा, दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब ये ध्यान से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हेन प्रिंसिपल ऑडिटर कंक्लूड, जब वो कंक्लूड करता है अपने प्रोसीजर के बेस पे दैट वर्क ऑफ ऑडिटर कैन नॉट बी यूज्ड, दूसरे ऑडिटर का काम यूज नहीं लिया जा सकता, एंड द प्रिंसिपल ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म सफिशिएंट एडिशनल procedure regarding the financial information of the component audited by the other auditor, the principal auditor should express a qualified opinion or disclaimer of opinion। कहने का मतलब जब प्रिंसिपल ऑडिटर ने तय कर लिया कि ये जो अदर ऑडिटर है इसके काम को तो हम यूज़ नहीं कर सकते, प्लस जो अदर ऑडिट प्रोसीजर उसने परफॉर्म किए उस कंपोनेंट के लिए, उस ब्रांच के लिए, उससे वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया, तो अब वो क्या करेगा, अपना ओपिनियन जो है वो क्वालिफाई करेगा, एडवर्स देगा कि भाई, या डिस्क्लेमर देगा कि हम इस ब्रांच को चेक नहीं कर पाए और प्लस इसका काम भी हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या होगा अगर प्रिंसिपल ऑडिटर अनदर ऑडिटर के वर्क को यूज़ नहीं कर रहा है, तो क्या वो जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा? क्या वो अदर ऑडिटर ही जिम्मेदार होगा? नहीं, प्रिंसिपल ऑडिटर तो जिम्मेदार है किसके लिए? पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने के लिए, और अगर वो उसके लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पाता तो ये उसकी जिम्मेदारी है, और वो क्या करेगा, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। सेकेंड चीज, व्हेन प्रिंसिपल ऑडिटर हैज़ टू बेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी as a whole, relying upon the statement and report of other auditor, his report should state clearly the division of responsibility for financial information, indicating the extent to which financial information is audited by another auditor and included in the financial information of entity। मतलब जब प्रिंसिपल ऑडिटर ये तय करता है कि वो अनदर ऑडिटर की रिपोर्ट को यूज़ कर रहा है, उसके काम को यूज़ कर रहा है, तो वो अपनी रिपोर्ट में ये बात क्लियरली लिखेगा कि भाई ये 3 ब्रांचें थी, ये 2 ब्रांचें थी, ये 10 ब्रांचें थी, जिनकी ऑडिटर मिस्टर ये श्याम ने की है जो अनदर ऑडिटर है, और हमने उसके वर्क को यूज़ किया है, ये हमारा डिवीज़न था रेस्पॉन्सिबिलिटी का, ये काम ये कर रहे थे, ये काम हम कर रहे थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऐसे है, भूलोगे नहीं ऐसे 600 क्या है, अनदर ऑडिटर का काम यूज़ करना। सेकंड है इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल ऑडिटर के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंटरनल ऑडिटर होता कौन है। वैसे हम लोग सब जानते हैं इंटरनल ऑडिटर कौन होता है, मैनेजमेंट के द्वारा ही अपॉइंटेड पर्सन जो मैनेजमेंट के कहे अनुसार कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करता है। देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन? एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन which involve a continuous and critical appraisal of functioning of the entity with a view, जो क्या करता है, कंटिन्यूसली क्रिटिकली अप्रेजल करता है किसका, एंटिटी के फंक्शनिंग का। मतलब एक तरह से आलोचक होता है, जो कंपनी की जो भी पॉलिसीज़ होती है उनको एनी टाइम व्यू करता है ताकि उनमें क्या कर सके, सजेस्ट कर सके इम्प्रूवमेंट्स। पहली बात तो क्या कर सके, जहाँ जहाँ कमियाँ दिख रही है, जहाँ जहाँ रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं उनमें इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सके। दूसरा, वैल्यू ऐड कर सके एंड स्ट्रेंथन द ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म ऑफ एंटिटी। जो एंटिटी की गवर्नेंस की मैकेनिज्म है, जिस तरीके से एंटिटी के प्रोसेसेस होते हैं, जिस तरीके से सिस्टम फ्लो होता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, उनके अंदर मजबूती प्रदान करना, इंक्लूडिंग एंटिटीज स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इनमें भी क्या करना, मजबूती प्रदान करना। ये काम होता है क्या, इंटरनल ऑडिट का। ठीक है, और जो पर्सन ये ऑडिट कंडक्ट करता है उसको कहते हैं इंटरनल ऑडिटर। देखिए, तो हमारा ऑडिटर कौन है, जो कंपनी का मेन ऑडिटर है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है। अब वो अपने काम के लिए क्या कर रहा है, इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज़ कर रहा है। मतलब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, क्या उसको इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने की ड्यूटी है या नहीं? क्या उसको इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर अपने कमेंट्स देना ज़रूरी होते हैं या नहीं? बताएं। एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स पे अपना ओपिनियन देना ज़रूरी है?
तो एक याद हो तो हमने ऐसे पढ़ा था 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल्स विद दो चार्ज विद गवर्नेंस, और उसमें हमने ये बात देखी थी कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव तो जो ऐसे 200 बताता है वही है क्या, जो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके लिए रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, एविडेंस ऑब्टेन करना कि वो फ्री है फ्रॉड और एरर से। लेकिन ये काम करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, क्योंकि वो 100% सब जगह एक जैसी चेकिंग नहीं कर सकता, तो वो रिस्क का असेसमेंट करता है कि जहाँ रिस्क ज़्यादा वहाँ चेकिंग ज़्यादा, जहाँ रिस्क कम वहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज ना लगाने पड़े। तो इसी कड़ी में जब वो रिस्क का असेसमेंट करता है तो उसको क्या देखने पड़ते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स का भी असेसमेंट करना पड़ता है, या हम कह सकते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना पड़ता है, जिसके अंदर वो कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करता है। 3 चीज़ें होती है कंट्रोल में, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो अब जब हम इंटरनल कंट्रोल्स का असेसमेंट कर रहा है जब एक्सटर्नल ऑडिटर, किस पर्पज़ के लिए, रिस्क के असेसमेंट के लिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो इंटरनल ऑडिटर है कहीं ना कहीं उसका काम भी यूज़ कर सकता है कि भाई जब इंटरनल कंट्रोल्स को हम जिनको टेस्ट करना चाह रहे हैं हमारे पर्पज़ के लिए, उन्हीं को चेक किया है किसने, इस आदमी ने जिसका नाम है इंटरनल ऑडिटर। क्यों ना हम इसने जो रिपोर्ट दी है, इसने जो काम किया है उसको देखें, उससे हमें कुछ समझ आएगा, उसके वर्क को एज इट इज़ यूज़ करें या कोई स्पेसिफिक वर्क को यूज़ करें। तो इसी के बारे में ये ऐसे बात करता है। ऑब्जेक्टिव देखिएगा, वेदर एंड टू व्हाट एक्सटेंट टू यूज़ स्पेसिफिक वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, किस हद तक और करना भी है या नहीं करना कोई स्पेसिफिक वर्क। इफ सो, अगर ऐसा करता है ऑडिटर तो क्या वो वर्क जो है वो एडिक्वेट है ऑडिटर के लिए, क्या वो सही है उसको यूज़ करना या नहीं। ठीक है, अब देखिए ये कुछ रिक्वायरमेंट बताता है ऐसे। सबसे पहले देखना है क्या कि वो एडिक्वेट है या नहीं, सही है या नहीं। दूसरा, द प्लान्ड इफेक्ट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर ऑन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स प्रोसीजर। जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसके जो ऑडिट प्रोसीजर होने वाले उनके नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट पे इंटरनल ऑडिटर के वर्क का क्या फ़र्क पड़ेगा, बताओ आप ही क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक एरिया है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिसके अंदर इंटरनल ऑडिटर ने वर्क किया हुआ है, उस कंट्रोल को चेक किया हुआ है, तो ऑडिटर जब उसके वर्क को यूज़ कर रहा है तो वहाँ ऑडिटर के जो खुद के प्रोसीजर थे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और उसको वहाँ इतनी ज़रूरत ना पड़े चेक करने की, वो उसकी रिपोर्ट पे भरोसा कर सकता है। अब ये देखने के लिए कि इंटरनल ऑडिटर का वर्क हमारे लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, ऑडिटर क्या देखेगा कि भाई जो इंटरनल ऑडिट है वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी, मतलब वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, आज़ादी से काम कर रहा है या नहीं, या सिर्फ मैनेजमेंट के इशारों पे नाम मात्र का है। उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, क्या उसका वर्क जो है वो कैरिड आउट विद ड्यू प्रोफेशनल केयर, उसने सही तरीके से, जैसे एक सीए इन एसेस को ध्यान में रखते हुए करता है वैसे ही किया या नहीं, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है या नहीं दोनों के बीच में। तभी तो भरोसा कर पाएगा उसके ऊपर, और भरोसा होगा तभी उसका काम यूज़ करेगा। ठीक है, छोटी सी बात है इंटरनल ऑडिटर होता क्या है। और दूसरा, ऑडिटर को ये तय करना होता है कि जो इंटरनल ऑडिटर है क्या किसी उसके स्पेसिफिक वर्क को हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं हमारे ऑडिट के पर्पज़ के लिए। फ़र्क क्या पड़ता है इससे, इससे जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है उसके नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, जो ऑडिट प्रोसीजर वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चाहूँ तो डिटेल में भी बता सकता हूँ, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऐसे 300 में, 500 में, कि ऑडिटर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, उसके रिस्क के असेसमेंट के ऊपर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर। जो कंट्रोल्स को टेस्ट किया, जो शुरुआत में रिस्क का असेसमेंट किया, उसके हिसाब से वो डिज़ाइन करता है क्या, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जिसमें 2 तरह के होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर आप 15 मिनट्स रिवाइज करते हो तो आपको ये चीज़ें पता होगी, अदरवाइज मुश्किल है। नेक्स्ट ऐसे 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ऑडिटर किसी एक्सपर्ट के वर्क को यूज़ कर रहा है, और वो एक्सपर्ट किसका है, ऑडिटर का खुद का एक्सपर्ट है। 2 तरह के एक्सपर्ट हो सकते हैं, एक मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, एक ऑडिटर का एक्सपर्ट। मैनेजमेंट का एक्सपर्ट जो है उसके लिए ये ऐसे नहीं है, उसके लिए ऐसे है कौन सा, ऐसे 500 जो हमने पढ़ा था ऑडिट एविडेंस। तो जो मैनेजमेंट का कोई एक्सपर्ट है उसके किसी काम को अगर ऑडिटर यूज़ कर रहा है तो वो तो वैसा ही माना जाएगा जैसे नॉर्मल एविडेंस है कोई जो हम मैनेजमेंट से ले रहे हैं, और ऐसे 500 में हमने पढ़ा था एविडेंस क्या होते हैं, तो उसको वैसे ही माना जाएगा। लेकिन ऑडिटर अपने खुद के किसी एक्सपर्ट से कोई सर्विसेज ले रहा है
कुछ यूज़ कर रहा है उसके वर्क को, जैसे कोई टेक्निकल चीज़ है जहाँ ऑडिटर एस्टिमेट नहीं कर पा रहा है, या इंजीनियर, कोई वैल्यूअर, इस तरह के पर्सन की ज़रूरत पड़ रही है हमें एक्सपर्ट की, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटर्स एक्सपर्ट। डेफिनेशन देखते हैं, कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइज, मतलब कोई कंपनी फर्म भी हो सकती है एक्सपर्ट, possessing expertise in the field other than accounting or auditing। अकाउंटिंग ऑडिटिंग का तो एक्सपर्ट खुद सीए होता है, तो इसके अलावा whose work in that field is used by auditor to assist the auditor in obtaining sufficient appropriate audit evidence। and auditors expert may be either auditors internal expert, मतलब वो हो सकता है ऑडिट फर्म से ही जुड़ा हो, जैसे कोई फर्म बनाए जिसमें इंजीनियर भी है, वैल्यूअर भी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी ऑडिट के दौरान जो अपने साथी फर्म के इंटरनली जो एक्सपर्ट है उनकी भी सर्विस ले सकता है, या किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड पर्सन जो एक्सपर्ट है उसको भी यूज कर सकता है। ठीक है, अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, अब उसमें भी अगर उसको मदद चाहिए एक्सपर्ट की तो फिर वो काय का ऑडिटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर के, टू डिटरमाइन वेदर टू यूज़। पहला तो तय करना है कि एक्सपर्ट के वर्क को यूज़ करना है या नहीं, और अगर वो तय करता है यूज़ करना तो ये देखना कि वो एडिक्वेट है या नहीं। एडिक्वेट का मतलब होता है हमारे काम का है या नहीं। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है देख लीजिए, नीड देखने की ज़रूरत भी है या नहीं एक्सपर्ट की, फिर जो हमने पढ़ा था ऑडिट प्रोसीजर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी देखना, उसका वर्क देखना, और उस एक्सपर्ट के वर्क का रेफरेंस देना अपनी रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट में मतलब वो लिखेगा कि हमने इस काम के लिए इस वैल्यूअर का काम लिया, या इस इंजीनियर का काम लिया, या कोई भी अदर एक्सपर्ट का वर्क यूज़ किया। लेकिन ध्यान रखना, ये करने से ऑडिटर की जिम्मेदारी कतई ख़त्म नहीं हो जाती। ऑडिटर जो है वो ओवरऑल रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने के लिए। तो लिखा है देखिए, ऑडिटर हैज़ द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ओपिनियन, द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क। बात समझ आई, आ गई। तो तीन छोटे से ऐसे हैं, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। तीनों में एक ही चीज़ निकल के आती है कि ऑडिटर को ये तय करना होता है कि क्या हम उसके वर्क को जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पर्पज़ के लिए अप्रोप्रिएट, एडिक्वेट है या नहीं। एक ऐसे 600 में बस ये ध्यान रखना होता है कि जब प्रिंसिपल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर अदर ऑडिटर का बता रहा है कि हमने उसकी रिपोर्ट ब्रांच कंपोनेंट के ऑडिटर को यूज़ कर रहा है, तो वो साथ ये भी बताएगा कि जो डिवीज़न ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ब्रांच है इसने चेक की, ये हमने चेक की। लेकिन यहाँ भी वही सवाल है कि ऑडिटर जो है वो फ्री नहीं हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है।